नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल यानी रविवार को एक बार फिर देवभूमि में दस्तक देने वाले हैं। केजरीवाल की कोशिश कल धर्मनगरी हरिद्वार में रोड शो के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की ताकत का एहसास कराने की होगी। केजरीवाल का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब भी केजरीवाल उत्तराखंड आए हैं, किसी ना किसी बड़ी घोषणा के जरिए बीजेपी कांग्रेस को टेंशन में डालकर ही गए हैं। इस दौरे से पहले हल्द्वानी दौरे के दौरान केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने दावा किया था, आपकी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा। हल्द्वानी में सबसे पहले अपने देहरादून दौरे में केजरीवाल हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, दिन में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने का ऐलान कर गए थे। इसके अलावा केजरीवाल ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का यह चौथा उत्तराखंड दौरा है। दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी भले ही ऊपरी तौर पर इस दौरे को कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि इस बार केजरीवाल के पिटारे से क्या निकलने वाला है। आप भी जानते हैं, पूरा दिल्ली भी जानता है, पूरा देश जानता है। केजरीवाल जो कहते हैं, केजरीवाल वो करते हैं। केजरीवाल जी ने जो कहा दिल्ली में वही किया भी। जनता को चाहे बिजली फ्री देने की बात हो या शिक्षा की बात हो या दूसरी सुविधाएं देने की बात हो, केजरीवाल ने जो कहा केजरीवाल ने वो किया। तो केजरीवाल जो कहते हैं वो केजरीवाल करते हैं। उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं की, चाहे आप 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करें या उसके बाद जो रोजगार के संबंध में 6 घोषणाएं की, या उसके बाद जो कर्नल कोठियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, जितना भी केजरीवाल जी ने कहा वो केजरीवाल करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जो कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी जो दावे यहाँ करके जा रहे हैं, खुद ही उन सब की हवा निकल रही है। पहले उन्होंने कहा हम 3 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो हमने पूछा भाई दिल्ली में दिया क्या? जो वादा आपने दिल्ली में अपने घोषणा पत्र में किया था वहाँ तो नहीं दिया। 15 लाख बेरोज़गार वहाँ घूम रहे, उन्हें तो अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला। बेरोज़गारी भत्ता देना है तो जहाँ मुख्यमंत्री हो पहले वहाँ से शुरू करो। फिर उन्होंने कहा हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो पहले से आध्यात्मिक राजधानी आप क्या बनाएंगे? क्या शाहीन बाग वालों की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के चक्कर में है अरविंद केजरीवाल? ये अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है आम आदमी पार्टी। यहाँ उनका कुछ लेना देना। निश्चित रूप से केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी में खासा उत्साह। उत्तराखंड में नई संभावनाओं के धरातल को तराशती आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोट फ्लक्चुएशन है उसको अपनी घोषणाओं के जरिए डाइवर्ट करने की कोशिश, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होगी ये लोकतंत्र में चुनाव बताता है। और इसी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार गहनता से उत्तराखंड के मतदाता का मन टटोलते हुए कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बाद उसके मन में बाकी क्या कुछ रह जाता है, और जो रह जाता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए कितनी संभावनाएं हैं, और वहां पर आम आदमी पार्टी कहां पर खड़ी है। हालांकि दूर दराज के इलाकों में अभी भी सघन प्रचार की आवश्यकता, नई संभावनाएं, इसलिए विश्वास मतदाता का जीतने में एक बड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा। और मतदाता पूरी तरह से
दिल्ली में जो काम किए हैं उनका अवलोकन करेगा और कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी के लिए। कई राज्यों में एंट्री बड़ी धमाकेदार हुई, लेकिन चुनाव के उपरांत जो उम्मीदें और जो आशाएं थीं वो इस कदर धरातल पर नहीं उतर पाईं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद कहीं सरकार बनाने में कामयाब हो। लेकिन बावजूद इसके गोवा, पंजाब, उत्तराखंड लगातार आम आदमी पार्टी अपने प्रयासों में कि अपने वजूद को मजबूत किया जाए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सीमा डोरा बीजेपी से, सुजाता पॉल कांग्रेस से, रविंद्र प्रताप आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रविंद्र प्रताप जी के पास चलते हैं। रविंद्र प्रताप जी, नई संभावनाओं का धरातल तलाशा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये अग्नि परीक्षा है। जिस तरह पंजाब में जो उम्मीदें थी उतना कहीं आप आगे बढ़ नहीं पाए पिछली बार, अब उत्तराखंड में कैसे देखते हैं कि क्या क्या नई संभावनाएं और कहां खड़े हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 पार्टियों का राज रहा और जनता जो है वो दोनों पार्टियों को 2-2 बार मौका दे चुकी है। लेकिन आज जनता जो है दोनों के ही कार्यकाल से दुखी है। जिस प्रकार से अपने कार्यकालों में मुख्यमंत्री बनने का काम किया, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, तो एक दूसरे विकल्प की तलाश उत्तराखंड में बहुत समय से थी और हमें ऐसा लग रहा है और जनता भी इस बात से रिस्पॉन्स कर रही है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर के आ रही है। तो हमें लगता है कि जनता में आशीर्वाद देगी और बहुत अच्छा होगा आम आदमी पार्टी दूसरा स्तर। जी सुजाता जी, ये जो तीसरे विकल्प की बात चल रही है, ये किसने कहा होगा आम आदमी पार्टी को? किसने कहा होगा मतलब ये कैसे इन्हें महसूस हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी संभावनाएं हैं चुनाव जीतने की? नहीं, भाजपा और आम आदमी पार्टी में संभावनाएं तो है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी चाल चलती है उसमें से एक चाल का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को वो वहां पे रखना चाहते हैं जहां कांग्रेस पार्टी। उन्हें ये नहीं पता कि अब तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन होने जा रहा है विपक्ष की भूमिका के लिए। तो आम आदमी पार्टी को वैसे तो मैं नहीं कुछ ज्यादा मानती हूँ कि उनको कोई बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन लोकतंत्र है, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, इससे कोई मायने नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारी माँ नंदा देवी का कंपैरिजन अपने कूड़े के ढेर से करता हो, तो हमारे दिलबर नेगी हमारे बच्चे की हत्या पर एक शब्द नहीं बोलते हो जब इनके दिल्ली वाले मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं ना, अनर्गल केवल आरोप होते हैं, तो बिना तथ्य के ना बोले तो बेहतर होगा। क्योंकि षड्यंत्रकारियों की अगर बात करो और अपराधियों की, तो इनके कितने नेता हैं जो जेल के चक्कर काट रहे हैं, जिनके ऊपर उनकी पत्नियों ने ही डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगाए हैं, या तमाम तरह के आरोप जो महिला विरोधी है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो इनके चरित्र के बारे में भी हम ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। उत्तराखंड राज्य को जो चाहिए वो है एक विजन, और ये तो बेचारे हैं क्योंकि एक मॉडल को दूसरी जगह पे लाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोदी जी गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते थे, और आज देखिए क्या हाल हो गए। जो भिक्षु थे आज वो माफी मांग रहे हैं भीख में हमारे किसानों से। तो ये सब चलता है, चुनाव है, चुनाव लड़े,
मगर झूठे आरोप हम पर ना लगाए, बिना तथ्यों के आक्षेप ना करें और ये बताए कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी बोलना शुरू करती है तो ये नहीं बता पाते कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि ना तो नेतृत्व है इनके पास, और कर्नल कोठियाल के बारे में जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। जब सेना में थे तो हमारी सरकार ने उनको वो मौका भी दिया था कार्य करने के लिए, क्योंकि हमें हर सैनिक पे भरोसा है। लेकिन एक सेना से बाहर आने के बाद जिस प्रकार के कई बातें उनके बारे में कही जाती हैं, तो मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि वो प्रूव करें ना अपना मेटल एज अ पॉलिटिशियन। उसके पहले ज्यादा बड़ी बातें करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो पहले भी अरविंद केजरीवाल आए थे तो कैसे इन्होंने श्रमिकों को पैसे नहीं दिए थे जिनको बुलाया था जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो भीड़ इकट्ठी करने वाली पार्टी और एजेंडा और प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टी सोशल मीडिया और मीडिया में अपनी प्रेजेंस दिखाकर अपने बारे में बखान करने वाली पार्टी हमें न बताए, ये बताए कि डोभाल जी के बेटे के साथ इस पार्टी का क्या संबंध है। लास्ट में आपने बीजेपी की तरफ गेंद घुमा दी आते आते। सीमा जी, आम आदमी पार्टी कल हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, आपको कितना फर्क पड़ता है उनके दौरे से? मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार दिल्ली में जादू चल गया इनका तो इनको लगता है कि पूरे देश में इनका जादू चल जाएगा। लेकिन अब दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि ये कुछ नहीं कर पाए, ना सुख में है ये साथ देने वाले, ना दुख में। दुख में ये भाग के खड़े हो गए जब जनता मर रही थी कोरोना में, ना बेड दे पाए, ना दवाई दे पाए, ना भोजन दे पाए। तो ये हमें क्या कर देंगे, हमारे उत्तराखंड में आके ये क्या कर देंगे, इससे हम नहीं डरते इनसे। इनका तो काम है शो ऑफ करना और ये करते रहेंगे शो ऑफ, अपने देखते रहेंगे और फिर ऐसे ही अपना सा मुंह लेके वापस चले जाएंगे। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र जी, सुजाता पॉल ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुजाता जी, आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर। जी बिल्कुल, और तक आम आदमी पार्टी है, मैंने क्या कहा, चुनाव लड़ने का अधिकार उनको है, आक्षेप वो हम पे करेंगे और हम सुनेंगे। मतलब किस आधार पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करी हो तो ये बताए, जिसमें हमारे किसी भी नेता को कोई सजा मिली हो वो बताए, ये बताएं कि किस तरीके से ये इस तरह की कोई भी बात बोल देते हैं। अरे अपने अंदर झांके, इनके तो जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी इन्हें छोड़ कर चले गए। किस प्रकार से दगाबाजी करी उस व्यक्ति ने जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका आरएसएस से संबंध है और मोदी जी से संबंध है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। आप देखेंगे जनरल वीके सिंह को जो आईएसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बड़ा भ्रष्टाचार के बारे में बात करना, तो ये केवल मात्र बात ही करते हैं। तो किस तरह से जनरल वीके सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, किस प्रकार से किरण बेदी जो है वो जाकर गवर्नर बन गई, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, और तमाम ये सारे लोग हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हजारे जो है वो बैठ के आराम कर रहे हैं अपने गांव में। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर जरूर आई है, और अब भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है कि उनके वोट कटने लग गए हैं, क्योंकि अब ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई जाने वाला है, और अगर कुछ वोट कटेंगे उनके तो वो कटेंगे हम ज्यादातर हम पर, हमारे पास आएंगे और बाकी कट जाएंगे आम आदमी पार्टी को चले जाएंगे। तो इसीलिए जिन लोगों को इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाने के लिए भेजा था, जैसे इनके एक उपाध्यक्ष है जो वापस चले गए, कपरवान जी, वो क्यों चले गए भाई कपरवान जी वापस? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये जो बात करना चाहें, ये इनकी मिली भगत है, ये करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव भी लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे तो ये अपने अंदर झांक ले, क्योंकि कर्नल कोठियाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भाई उन्होंने तो जो घाट बनाया था केदारनाथ में, उसको तोड़ा गया इसी मोदी सरकार के द्वारा, इसके बारे में वो क्यों नहीं जवाब देते, बताते क्यों नहीं? बिल्कुल सुजाता जी, चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं सुजाता पॉल के पास। सुजाता जी, आप कह रही थी कि आरोप न लगाएं, अपनी तैयारी करें। तो दरअसल तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक नई संभावना है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए खतरा भी है। अब कितना खतरा है, आपके लिए कितना खतरा है? मैं बता रही हूँ, हमारे लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि जहाँ तक लोगों की बात है, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो समस्या में है। इस पर समस्या क्या है? सबसे बड़ी बेरोजगारी। समस्या क्या है? देवस्थानम बोर्ड। समस्या जो भी जहाँ पे भी है, हम वहाँ पे लोगों के साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी लोगों की कोई परेशानी है, हम उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हम ढिंडोरा पीट के काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। लोग जो हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो बातें कही थी वो झूठ साबित हुई है। उनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, उनका भरोसा तोड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना तो धर्म के मामले में किसी के धर्म पर प्रहार किया, ना कभी किसी के धर्म के प्रचार प्रसार के तरीके पे रोक लगाया, बल्कि सबको एक आराम की जिंदगी दी। ना हमने कभी ढिंडोरा पीटा, ना प्रोपेगेंडा किया, और ना जब हम चुनाव जीतने के बाद सरकार में आए, कभी भी हमने 5 साल ऐसे नहीं बिताए जहां पे हम केवल बातें करते थे और कार्य नहीं करते थे। आज की तारीख में आप देखें कि मतलब सरकार तो बन गई है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा। उसी प्रकार से अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे, तो आम आदमी पार्टी कब आई थी? आम आदमी पार्टी आई 2014 में, पहला चुनाव संसद का उन्होंने लड़ा उत्तराखंड में। उसके बाद वे 2017 का चुनाव नहीं लड़े, 2019 का चुनाव नहीं लड़े। उसका कारण था क्योंकि मोदी जी जब नए आए तो उनके लिए धरातल बनाने के लिए इन्होंने 2014 के चुनाव में कहा हम नहीं लड़ेंगे, ताकि जो वोटों का जो भी स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई थी भाजपा ने, उसमें ये अपना योगदान कर सके। 19 और 21 में 17 और 19 में आप जानते हैं ये मजबूत जगह पे थे मोदी जी, इसलिए आम आदमी पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। अब आप जानते हैं कि कितने बुरे हाल है मोदी जी के, इसी वजह से आम आदमी पार्टी को लाया गया। आम आदमी पार्टी में जितने लोग हैं, ये सारे के सारे हरक सिंह रावत के, बहुत सारे लोग हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए और भाजपा से ये आम आदमी पार्टी में गए। ऐसे लोग आए जो भाजपा से यहाँ पर भेजे गए, जैसे इनके कपरवान जी जो उपाध्यक्ष थे, उसके बाद वे छोड़कर चले गए, क्योंकि अब भाजपा भी समझ रही है कि इनकी धरातल जो है वो नहीं है। और तीसरी चीज,
आप अगर देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे विषयों पर बातचीत करी है, वो बड़ा दुखद है। और आखिरी बात ये बताएं ना कि अजीत डोभाल के बेटे के फाउंडेशन के साथ आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? सीमा जी पहले आप बता दीजिए, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है सुजाता जी ने। मैडम आरोप लगाती तो आंसर भी दे दें, इनको ज्यादा पता होगा, इनके पास को प्रूफ होंगे तो आंसर दे दे कि कैसे ऐसा कोई नाजायज रिश्ता है या क्या है ना। इनको तो सब कुछ पता होता है, मोदी जी सब कुछ बेकार है, हम काम ही नहीं करते। कांग्रेस का प्रति तो इनको धक्के देके फेंक क्यों दिया गया होता है? देख रहे हैं ऐसे कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका भी लेंगे रिएक्शन, एक बार शिवा जी बता दें फिर आपका भी लेंगे जी। हाँ, तो इनको बड़ी गलतफहमी है, सुजाता जी को बड़ी जबरदस्त गलतफहमी है। इनके जो ये है साफ सुथरे हैं, इनकी सरकार साफ सुथरी है, इनके लोग अच्छे हैं, मोदी जी बेकार है। जिसको पूरी दुनिया जिसको सैल्यूट करती है, जिस आदमी की सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ये बेकार कह देते हैं। जिस संगठन को विश्व का सबसे बड़ा संगठन है वो तो काम ही नहीं करता। काम तो कांग्रेस करती है ना, बस खाली सब पे दोषारोपण करने वाली। ये इनको खुद नहीं पता कि ये कहती क्या रहती हैं। ठीक है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी सीखे मैडम। हर समय आपके मुंह पे सिर्फ आप ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं, और आप बेबुनियाद बातें बोलती हैं। आपकी किसी बात में कोई भी उसमें होती ही नहीं कोई बात। दोषारोपण सबसे, अरे जो बात पूछी गई है वो करी ना। केजरीवाल आ रहे, क्या कर देंगे वो आके? उन्होंने दिल्ली में क्या कर दिया जो यहाँ कर देंगे? आप दूसरों पे दोषारोपण क्यों करती रहती है भाई? आपने ऐसा क्या कर दिया था? अपने डिफेंस में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी बात को ये मान रही है, क्योंकि ये अपने को बचाने के लिए कोई बात नहीं कह पा रहे। आपका साफ है क्या? आप विदेशियों के कल्ले के बैठे रहने वाले गुलामों की पार्टी, गप्पू के गुलाम। बस बता रही मैं आपको, बहुत देर से बोल रही थी, मैं बहुत देर से सुन रही थी आपको। गप्पू के गुलाम अपने आप को डिफेंड कर लो और बता दो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ क्या रिश्ता है आपका। बता दो कि जब छात्रों को कब्रिस्तान को भेज देते हो और जब चाहते हो वापस बुला लेते हो। सारे गलत बातें आपको पता होती है तो अरे आप ही बताओ। अरविंद केजरीवाल के साथ लोग जनरल डीके सुजाता जी, सीमा जी, रविंद्र प्रताप से पूछ लेते हैं क्या रिश्ता है। रविंद्र प्रताप जी, आपका क्या रिश्ता है बीजेपी के साथ? देखिए, मैं बड़ी देर से बात सुन रहा था और मैं बड़े ध्यान से बात सुन रहा था सुजाता जी की, और जो इन्होंने कहानियां सुनाई हैं, क्योंकि कहानी बहुत सुनाती है, मैं इनकी कहानी को बड़े ध्यान सुन रहा था। अरे मैडम, आपकी दिल्ली में जमानतें जब्त हुई हैं, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है और आपकी जमानतें जब्त होती हैं दिल्ली में। ये स्थिति आपकी दिल्ली में। अभी सुन लीजिए, हमने आपको सुना है, आराम से बैठिए जरा। दूसरा, आपके नेता चुप रहिए, अभी सुन लीजिए चुपचाप। मुझे मत खाना। भी हमारी पार्टी के लिए 15 साल हमने सत्ता संभाली और आज जो झूठ और बरगलाने की पॉलिसी आप लोगों की है वो हम देख रहे हैं। निर्भया जी के साथ क्या हुआ ये बताने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। ये बताने की कोशिश करेंगे आप तो हमारी जनता के लिए क्या करेंगे? सुजाता जी एक बार उनसे जवाब ले लेते, फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा जी। रविंद्र आनंद जी। चंद्रशेखर जी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जिसको जितना लूटना है लूट लो, ये ऑन द माइक कैमरे के सामने बोलते हैं इनके मुख्यमंत्री, जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने आप को भी मुख्यमंत्री का चेहरा कर रहे हैं। ये है कांग्रेस का चेहरा। और आम आदमी पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने आपकी जमानतें जब्त कराई हुई हैं। आप तो इस लायक भी नहीं हो कि हमारे सामने चुनाव लड़ सको। हमारा छोटे छोटे कार्यकर्ता आपके बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त कराने की हिम्मत रखता है। और रही बीजेपी की बात, तो इन्होंने पूरा मुद्दा भटका दिया है। असल में जो मुद्दा था उस पे इन्होंने बात नहीं करी, अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। रही बीजेपी की बात, तो देखिए बीजेपी इस समय डरी हुई है
और बीजेपी को ये पता है नहीं कि तो आम आदमी पार्टी के आने से उनके समीकरण खराब हो चुके हैं। डरी हुई है तो कितना डरा और लेंगे आप? कल ही जो उम्मीद है मोदी डराने जी की? ने और अभी ये जो निर्णय लिया है, जो 3 बिल वापस लिए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाले चुनाव का एक बड़ा कारण है, क्योंकि उत्तराखंड के 3 जिले जिसमें सिख लोग ज्यादा रहते हैं, अगर आप बात करें उधम सिंह नगर की, अगर आप बात करें जिला हरिद्वार की, अगर आप बात करें जिला देहरादून की, तो इनको अपनी कुर्सी खिसकती दिखाई दे रही थी। तब जाकर के इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। बीजेपी की अगर हम बात करें, 5 साल में 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है इन्होंने। इससे पहली जो सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने या तो शराब बेचने का काम किया या नदियों के चीरहरण का काम किया। अरे सर, वो जो ये पूछ है रही थी बीजेपी सुजाता जी, कांग्रेस। उनका जवाब इसलिए तो मैंने दे आपको दीजिए। कहा था कि पिछले 21 सालों में जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया है। सुजाता जी जो अब पूछ जनता एक रही है नया उसका विकल्प चाहती थी। रविंद्र आनंद और जी, अब आपने विकल्प जवाब के नहीं तौर दिया। पर सुजाता जी पूछ रही थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सारी बातें इतनी आप सारी बताएं की। ना, मैं चूंकि मैं जुड़ नहीं पाया था, आप मुझे सवाल बताएं। उनने पूछा था आपका बीजेपी से क्या रिलेशन है? वही जो आपसे है, जो सुजाता जी से रिश्ता है, वही सीमा जी से। उन्होंने हमारे लिए दोनों ओपोजिशन है। उन्होंने कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए। जब जब आप चुनाव नहीं लड़े, जब बीजेपी को सपोर्ट करना था, तो क्यों नहीं लड़े? देखिए, अगर ऐसी बात कहें तो होती, मैं सुजाता जी से सवाल करवा दूं दोबारा? नहीं नहीं, मैंने सुन लिया, मैं समझ गया। फिर अब यही तो बात है, आपने कैसे सुन लिया? आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। सुजाता जी बता दीजिए क्या आरोप है इनके ऊपर। सुजाता जी, वो शायद आवाज उनको मिल नहीं पा रही है। आप उस समय मुझे नहीं मिल रही थी, मैं समझ गया हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। चलिए बताइए। देखिए, जिस पार्टी का गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी घर घर पर्चे बांटने का काम करता हो, और तब भी बीजेपी की 7 सीटें आती हो दिल्ली जैसी जगह में, जहां पे 250 सांसद, 13 मुख्यमंत्री और न जाने कितने विधायक काम कर रहे हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वहां पर उनकी 7 सीटें आती हों, और कई जगह इतनी बुरी तरह ये हारे हैं कि जिसकी कोई कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी ही पार्टी है। बीजेपी तो हमारा मुख्य, हम तो अभी भी कह रहे हैं लड़ाई बीजेपी और हमारे में, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं बीच में। उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अच्छा, चोरों पार्टी बोलते हैं भाई साहब, जिन्होंने माइक पर ये कहा हो कि जिसको जो लूटना है वो लूट ले, जिन्होंने नदियों का चीरहरण कराओ, जिसने घर घर शराब बिकवाने का काम किया हो, जिसने दैनिक जैसे ब्रांड को, दैनिक का जब आप नाम लोगे तो लोग कहेंगे दैनिक नहीं, दैनिक हरीश रावत। ये स्थिति आज कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लड़ाई करते हैं। जो उनका हाल कांग्रेस भवन का है, जो उनका हाल आपस में जो इन्होंने गुट बना लिए हैं, चाहे प्रीतम सिंह है, चाहे हरीश रावत है, चाहे अन्य जो नेता है, उन्होंने गुट बना रखे हैं। कांग्रेस वही का है, अब तो वो अलग अलग नेताओं की पार्टी हो चुकी है। तो देखिए, हमारा ये साफ कहना है कि बीजेपी भी हमारे लिए उतना ही चैलेंज है। कांग्रेस को तो हम चैलेंज मानते ही नहीं खैर, क्योंकि कांग्रेस को बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर भीतर घात इतनी है कि आपस में लड़के मरने वाले लोग हैं। तो इनको हराने के लिए बाहर के आदमी की कम जरूरत है। ये खुद ही एक दूसरे को हराने का काम करते हैं, उसमें ही सक्षम भी है। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो फाइट है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो बीजेपी से बिल्कुल विपरीत है। हम काम की राजनीति की बात करते हैं, हम कहते हैं काम करो, काम करके दिखाओ, जबकि बीजेपी का दूसरा सिस्टम है। बीजेपी धर्म की राजनीति का काम करती है। बीजेपी 5 बड़े काम ऐसे गिनवा रहे उत्तराखंड में जो जनता से रिलेटेड उन्होंने किए हों, जिससे सीधा एक आम आदमी को फायदा मिलता हो। बजाय इसके ये काम गिनवाएंगे अपने, मैं बताता हूँ क्या काम गिनवा सकते हैं। ये आपको केंद्र की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड गिनवा देंगे, या आपको राम मंदिर का किस्सा गिनवा देंगे। ये जो है काम के ऊपर रोड नहीं मांगते, ये मांगते हैं धर्म की राजनीति करते हैं लोग। तो इनसे तो हमारा कोई सरोकार हो ही नहीं सकता। चंद्रशेखर जी, रविंद्र आनंद जी, एक बात बताइए कि दरअसल ये जो वोट आपको उम्मीदों का वोट है जो पड़ने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी और कांग्रेस से जो बागी और दागी निकलेंगे, कहीं उनको आप टिकट दे दें? देखिए, हमने अपने 70 जो हमारे टिकट हैं, हमने ये घोषणा की है जी
कि हम 30 नवंबर तक, आज हम 20 नवंबर पे बैठे हैं, हाँ। अगले 10 दिन के अंदर हम अपने जो बाकी टिकट बचे हुए हैं, क्योंकि हम 32 विधानसभाओं में अपने प्रभारी घोषित कर चुके हैं जी, और जो हमारे प्रभारी हैं वही हमारे प्रत्याशी होंगे जी, तो बाकी जो बचे हुए 38 हैं वो हम अगले 10 दिन में पत्ते खोल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने है, ना बीजेपी में हिम्मत है ना कांग्रेस में हिम्मत है कि ये अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता सके। तो ऐसी पार्टियां हमसे क्या बहस करेंगी? ये इस बात इनको के यही लिए नहीं पता कि इनका अगला मुखिया कौन होगा। इस बात के लिए आप तो हमारे को निश्चिंत तो हैं बिल्कुल के बागी और दागी जो वहां से कहीं जिनको टिकट नहीं मिलेगा या जो कहीं परेशानी होगी तो आम आदमी पार्टी के पास आएंगे तो उनको वहां टिकट नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि अगले 10 दिन में हमारे सभी प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे जो कि हमारे प्रत्याशी होंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस तो प्रत्याशियों की लिस्ट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेके जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का सिस्टम दूसरा है। आम आदमी पार्टी ने आज से 6 महीने पहले ही कर्नल अजय कोठियाल जी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया था। क्या इनमें ये हिम्मत है दोनों पार्टियों में? मैं चैलेंज करता हूं आज, क्या सीमा डोरा जी कह सकती है कि नेक्स्ट हमारा सीएम कौन होगा? क्या सुजाता पॉल जी कह सकती है अगला सीएम कौन होगा? नहीं कह सकते। ये पार्टियों की विचारधारा ही अलग है। सर उनके पास 10-10 काम की राजनीति उनके पास 10 लोग हैं सीएम के चेहरे के लिए, आपके पास एक चेहरा था, आपने घोषित कर दिया ले देके। देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो आपने दे दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब सर हमारा अभी सर अभी सर हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। हमारे पास इतने चेहरे हैं कि हम कितने विधायक खड़े कर दें। आपके पास कुछ कचरा जो आपके पास आता है जिसका कोई वजूद नहीं, उसको उठा के आप विधायक बना लेंगे, उसको प्रत्याशी बना लेंगे। आपके पास है क्या? आप मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी से? आपका कहीं हमारे साथ मुकाबला है? दूर दूर तक कहीं मुकाबला नहीं। देखिए सीमा जी, आप क्या कर रहे हो? सीमा जी कर रहे हो बीजेपी से? सीमा जी, ये तो दिल्ली में भी कह रहे थे। सीमा जी देखिए, वो अभी आप नहीं जोड़ी थी, वो यही कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस तो फाइट से बाहर हो चुकी है, जो मुकाबला है वो सारा बीजेपी से है। कांग्रेस को तो अब हम मानते ही नहीं, कांग्रेस तो खत्म है, गॉन केस हो चुका, तो फिर डूबता जहाज और डूबी गया ऑलमोस्ट। तो फिर सीमा जी किसी को तो मानना पड़ेगा, लोकतंत्र है ये। आम आदमी पार्टी कह रही है, मैं कह तो रही हूँ कि आप ग्रोइंग पार्टी है, मुकाबला ना करें, आ रहे हैं, स्वागत है इनका, आए लड़े, है ना। विपक्ष भी होना चाहिए, हम इनको विपक्ष के तौर पे स्वीकारेंगे, लेकिन ये ना कहें कि हमने कुछ करा नहीं है। कौन सा धर्म? आयुष्मान, अगर हमने अटल योजना करी है तो वो धर्म है? किसी की जान बचाना, 5 लाख का उनको बीमा दे देना, उनको पूरी स्वास्थ्य सेवाएं दे देनी 5 लाख की, वो तो धर्म हो गया, ठीक है। आप बोलते हो नहीं, महिला राज्य सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी 5 लाख का है। आपको पता ही नहीं इसका मतलब? सीमा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी राज्य सरकार में है, नन्दा देवी योजना ये भी राज्य सरकार में है, वालासी योजना ये भी राज्य सरकार में है, ठीक है। घसियारी योजना ये भी राज्य सरकार में। कौन सी योजना राज्य सरकार में नहीं है? हमारे यहाँ जो केंद्र में होता है वही राज्यों में होता है, बट हमारे यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं करी जाती केंद्र और राज्य में। हमारे यहाँ दोनों जगह एक जैसा होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल पार्शियलिटी का मेन इंजन है वो वहाँ से आता है, वही यहाँ पर मिलता है। सीमा जी, आप 5 काम गिनवा दें राज्य सरकार के, मैं मान लूंगा। देखिए सीमा जी, प्रधानमंत्री बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री निवास योजना जो लोगों को घर दिए उन्होंने, ठीक है। और सुनिए, योजना है, मैंने राज्य सरकार की योजना नंदा गौरी योजना, घसियारी योजना, ये सब आपने करी है, आपने कर दिए ये सब चीजें। हाँ, किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके अकाउंट्स में देने, कोरोना काल में हर इंसान के अकाउंट्स में आए, जिनके जनधन योजना में जिनके अकाउंट्स खुले, सबके अकाउंट्स में पैसे आए। आपने भेजे थे, आपकी सरकार ने भेजे थे दिल्ली से। खुद तो भूखे मर रहे थे और कुछ लोगों हाथ खड़े कर दिए थे। गृह मंत्रालय के आगे पैसा नहीं है। अगर हमारे अमित जी ना आते तो आप तो लोगों को मार चुके होते, दिल्ली खत्म कर चुके होते। आज दिल्ली बची है तो गृह मंत्रालय के बीच में आने से बची है। रविंद्र जी,
देर से बैठा हूँ। रविंद्र जी आप चुप कैसे हो गए? आप उन्होंने 5 योजना गिना दी, घसियारी योजना, नंदागोरी योजना, और अभी परिसंपत्तियों की तो लगातार जो बात चल रही है वो की नहीं है उन्होंने, पुरानी योजनाएं गिनाई है। आप बताइए परिसंपत्ति जो 21 साल से का पड़ा था मामला वो सूरज गया है। अरे सल्यूट करिए उस प्रधानमंत्री को और उस मुख्यमंत्री को जिसने आता ही कर हमारे पास चेहरा नहीं है। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री क्यों नहीं चेहरा है हमारे पास? क्या बातें कर रहे हो? और हमारा तो हर इंसान, हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लायक है, हर कार्यकर्ता विधायक बनने के लायक है। हम तो कहते हैं ओपनली काम करने वाले अपने एप्लीकेशन भेजो, सेलेक्ट कर ही देंगे उसमें से। आपकी तरह थोड़ी ना कचरा इधर उधर से उठा के डाल दिया। जिसका कोई वजूद नहीं होते वो बन जाएंगे विधायक, वो बन जाएंगे। अरे हमारे यहाँ हर विधायक का एक वजूद होता है और सीएम का एक वजूद होता है। वो पहाड़ का है, उसके हर पहाड़ में एक एक बंदे के घर में सेनानी है, उसके अपने घर में भी है वो। तो आप क्या बात कर रहे हो? हम लोग तो देश की सेवा करने वालों में से हैं। रिक्शा चालक नहीं हो जाएंगे कि आके बन गए किसी का, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होगा या किसी और का होगा। रविंद्र जी आवाज आ रही है आपको? आ रही भी होगी तो सुनेंगे नहीं सर। सीमा जी आपने जिस तरह आक्रमण बोल दिया, एकदम 5 योजनाएं गिनवा दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी से कि जो हमारा मुकाबला है वो कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, सारा मुकाबला बीजेपी से है। तो अब इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, हमने सच बोला, कांग्रेस का कोई वजूद है भी नहीं इस समय। लेकिन इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हमने कुछ करा नहीं है। मतलब इस बात को पीछे मुड़ के तो देख लो यार, कितना काम हो रहा है। आपको कोई ऐसे नहीं कह सकते आप किसी को जो काम कर रहा हो कि आपने तो कुछ करा ही नहीं। अरे अभी नए काम तो देख लीजिए, 3 दिन पहले अभी देख लीजिए आप, है 21 साल पुराना मामला सुलझ गया। आप अप्रिशिएट तो करना नहीं, आप लोग हर चीज में क्रिटिसिज्म। आप बिल वापस ले लिए, किसान बिल, तो हमने घबरा के ले लिए। बिल्कुल सीमा जी चर्चा आपसे जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। की गल जिंदर बच्चे ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ? ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਆ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਡੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂਗੜ੍ਹ ਤੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ? ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਦੋਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? फैसला था तेरा भी सही है चाचा। वाह वाह। जनता दा बोझ घटावांगे, मिल के सरकार चलावांगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल जो केजरीवाल का दौरा है कल का देहरादून में, हरिद्वार में, तो वहीं एक ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं एक जो धरातल है वो मजबूत होगा। दरअसल जिस तरह से दौरे किए जा रहे हैं, जिस तरह की संभावनाएं उनको लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में तमाम चीज़ों का जो मूल्यांकन है वो मतदाता करता है, और मतदाता इनको देखता है सब चीज़ों को कि कहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस किस पार्टी की रही है। और शायद बीच का एक रास्ता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिख रहा है कि हो सकता है उत्तराखंड में एक वजूद कायम कर लें, और इसी के लिए शायद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने हर एक दाव को चल रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी प्राप्त हो। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, और कल जब अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में रोड शो करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, लेकिन आम आदमी जो वहाँ पर उत्तराखंड का जो नागरिक है उसको भी कुछ उम्मीद ऐसी है कि आखिर कल केजरीवाल क्या नई सौगात उत्तराखंड के लिए घोषणा के रूप में देंगे। क्या नया एक ऐसा एक वादा कि अगर सरकार आती है तो ये कर देंगे, जो भी कुछ है, तो वो कल क्या ऐसी बड़ी घोषणा करने वाले हैं उस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन अभी तक जो कहा है वो उसको लेके कहीं ना कहीं उनको आम आदमी पार्टी को लगता है कि रास्ता तैयार हो रहा है। सीमा जी, अभी तक जो आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं की हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक रास्ता निकल के सत्ता तक कहीं ना कहीं उनको ले जा सकता है, कहीं थोड़ा बहुत ले जा सकता है। जी, उनको ना गलत फहमी बहुत बड़ी हो गई है कि हम बिजली पानी ऐसे बोल देंगे फ्री मिल जाएगा तो जनता बहक जाएगी, जैसे दिल्ली की जनता एक बार बहक गई थी, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा जादू उनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको भी पता लग गया है कि दिल्ली में और आप बताओ आपकी इस बार दिल्ली में भी नहीं इनको कुछ मिलने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता भी सब कुछ देख चुकी है कि ये सुख दुख में काम आने वाले नहीं है। सिर्फ बिजली पानी देगा। अगर हमारा अस्तित्व होगा और अगर हमारा काम धंधा अच्छा होगा, अगर हम वेल सेटल्ड होंगे तो हमें बिजली फ्री देने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और मैं तो हमेशा इस बात भारतीय जनता पार्टी भी कि आप उनको सशक्त बनाइए, आप उनको फ्री की बातें क्यों करना चाह रहे हैं। हम भिखारी थोड़ी ना है कोई, हम अच्छे वेल सेटल्ड लोग होने चाहिए। हम उस चीज की तरफ आप उनको बढ़ा के लेके जाइए। आप उनको फ्री की बातें मत करिए, हमको सशक्त बनाइए। हम तो वो कहते हैं ना, भिक्षा मत दो, शिक्षा से जोड़िए, आप रोजगार से जोड़िए। आप क्या बातें कर रहे हो। इस दम पे अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड में कि हम फ्री की बिजली देंगे तो सॉरी, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि विपक्ष होना चाहिए। तो ठीक है, अगर विपक्ष के दौर पे आप आ रहे हो तो आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आप आइए। लेकिन ये मत कहिए कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा। जिस दिन आप ऐसे बोलोगे बीजेपी ने कुछ नहीं करा तो उखाड़ फेंक देते हैं आपको। लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है। आप जितने मर्जी लेक्चर दे दीजिए, आप अपनी शक्ति दिखाइए, जो मर्जी करिए, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बथेरे आते और जाते रहते हैं, बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है कि हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। हरिद्वार में कल रोड शो करने वाले हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद है कल कोई नई घोषणा, नई सौगात कहीं दे दें कि अगर चुनाव में ये हुआ तो ऐसा कर देंगे। तो और क्या कहने के लिए बचा है अब उत्तराखंड में? कुछ उनके पास है ही नहीं, क्या घोषणा करेंगे। फ्री की दो चार चीजें और बांटने को कह देंगे। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है सर। इतनी योजनाएं हमने भी दिया। अगर सच में एक अवेयरनेस हो जाए इन सारी योजनाओं की, तो एक इंसान की जिंदगी बहुत ही सुखद हो जाए। लेकिन दुख की बात यह रहती है कि इतनी योजनाएं चलती हैं लेकिन अवेयरनेस लोगों में नहीं हो पाती। जो पीछे भी इतनी चली, ऐसी बात नहीं कि त्रिवेंद्र जी ने योजनाएं नहीं चलाई थी, उनकी 10 योजनाएं बहुत ही खूबसूरत थी, जिनका मैं नाम तक आपको गिना सकती हूँ। लेकिन अवेयरनेस की कमी रहती है। जिनको एक्चुअल मिलना चाहिए ये योजनाओं का फल, वो नहीं मिल पाता। ये दुखद बात है। लेकिन हमारी हमेशा यही आगे भी ये कोशिश रहेगी कि बाकी जो योजनाएं चले उसकी अवेयरनेस हो, हर घर में उसको पता हो लोगों को कि वाकई इन चीजों की जरूरत जिनको है उनको ही मिले। लेकिन अभी जो पिछले 3 दिनों में जो परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर बड़ा निपटारा हुआ है, इससे निश्चित रूप से राजस्व भी बढ़ेगा उत्तराखंड का।
बिल्कुल। अभी 77 करोड़ का तो चेक अभी मिल गया सर, तो बढ़ेगा तो है ही जी। अलकनंदा होटल हमारा का देश भी तमाम समृद्ध, चीजें, हमारा राज्य भी समृद्ध राज्यों में से गिना जाएगा, है ना। अभी तक तो बहुत सारी कमियां थी, हमारे पास इतना नहीं था, हम जी। भी हमारे ऊपर भी ऋण था, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे उतर जाएगा तो हम भी प्रॉस्पेरस हो जाएंगे और राज्यों की तरह। सूरज सिंह नेगी जुड़े हुए हैं हमसे, प्रवक्ता कांग्रेस से। सूरज सिंह नेगी जी, कैसे देखते हैं, कल दौरा है, अरविंद केजरीवाल हरिद्वार आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा, कितने वोटों में सेंध लगा पाएंगे? जी देखिए, दिल्ली की सत्ता में दो जुमलेबाज बैठे हुए हैं। एक जुमलेबाज केंद्र की सरकार को चला रहे हैं, दूसरे जुमलेबाज दिल्ली की सरकार, प्रदेश सरकार को चला रहे हैं, और दोनों का उत्तराखंड में आवागमन लगा रहता है। आते हैं, सैर सपाटा करते हैं, लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं और चले जाते हैं। इनका काम ही जो है लोगों को सब्ज बाग दिखाना है, चले जाना है। और जितने लोगों को ये भ्रम में डालना चाहते हैं, वो अब उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टियों को समझ चुकी है और अब वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये कितना भी जोर लगा लें, ये कितना भी कुछ कर लें, इन्होंने जो 5 सालों में, पौने 5 सालों में प्रदेश को बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया, पूरे देश को बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया। अब उत्तराखंड की जनता इन पे विश्वास करने वाली नहीं है और ये आते हैं चले जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं और चले जाते हैं, टूरिज्म के पर्पज से यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। बीजेपी तो वही है सर, बीजेपी आप तो अपनी बात कर रहे हो क्या? आप अपनी बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है सैर सपाटे करके चले जाते हैं। आपके यहाँ के हो ही नहीं, हमने परदेशियों से आंखें थोड़ी ना लगानी है, परदेशी हो आप लोग, यहाँ करके लोग। देखिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आओगे, आइए, घूमिए फिरिए और फिर आपका स्वागत है और उसके बाद आप चले जाइए। सूरज सिंह नेगी जी, जी वो कह रही है सीमा जी कि आप खुद ही परदेसी हो। हम परदेसी है, दिल्ली वाले तो परदेसी हैं जो काम कर रहे हैं। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं ये? कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं ये? तो है, हम तो कहते हैं मोदी जी यहाँ पर आते हैं, सैर सपाटा करते हैं, दूसरे इनके बड़े नेता आते हैं, वो भी सैर सपाटा करके चले जाते हैं। और इन्हीं के छोटे भाई जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो भी आते हैं, यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। क्योंकि जुमले में ये दोनों मास्टर हैं, एक बड़े जुमलेबाज है, दूसरा छोटे जुमलेबाज है। तो अब इन जुमलेबाजों को उत्तराखंड की जो जनता है वो समझ चुकी है और अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अब केंद्र की सरकार ये बताए कि इन्होंने उत्तराखंड को दिया क्या है, क्या किया इन्होंने अब तक, और इनके पास क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया वो भी गिना दो जरा। सरकार का फेलियर नहीं है तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले आपने? इसका जवाब उत्तराखंड की जनता को दे दीजिए। क्या आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो 5 साल तक इतने प्रचंड बहुमत जो जनता ने दिया उसकी सरकार चला सके? तो इसलिए जो है आपके पास न तो नेता है, न कुव्वत है सरकार चलाने की, न विकास आपकी जो है मंशा है। आप तो लोगों को केवल बरगलाने का काम करते हैं। तो अब उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है अब वो आपके बरगलाने में नहीं आ रही है। आप, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, खनन के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं और शराब आप घर घर जाके पिला रहे हैं, होम डिलीवरी आप शराब की कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को आप नशे के कारोबार में झोंकने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपकी बातें हैं वो सब देख रही है उत्तराखंड की जनता और अब आपके झांसे में आने वाली कदापि नहीं है। सीमा जी जब से गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है ना, वो तो आपको दिख ही रहा है कि भाई कितना कुछ हमने कर दिया और अभी 2 दिन पहले ही देख लीजिए कितना कुछ होता चला जा रहा है, कंटिन्यू बैक टू बैक, लेकिन इनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, अखबारों में आप अगर देहरादून में रहती हो तो देहरादून के पास के 2 गांवों के नाम बता दूंगा, वहां पर जाके जरा लोगों से पूछ लो क्या बदहाली है लोगों की है। हम देहरादून गाँव जाते हैं सर, आप ये मत सोचो कि हम शहर में रहते हैं, गाँव देखा हुआ हमने, देहरादून जैसा यहाँ पर आपको सबके पास मोबाइल, सबके पास स्कूटर नजर आएंगे, गाड़ियां नजर आएंगी। आप किसी दूसरी दुनिया में रहते हो जहाँ पुराने में पहले कभी देखा होगा सालों पहले।
लोगों के पास में मोबाइल है पर वो और इतने ये जितनी हमारी योजनाएं है ना मोबाइल काम नहीं करते हैं। जो मोबाइल राज्य से लेके आए थे देश में तो इसमें नहीं आए थे, आप कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाएंगे, आप कर नहीं पाए उसको, तो इसलिए जो है कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, समझ लीजिए। अब आप दो गांव के नाम बता दीजिए सीमा जी को, जो आप गाँव के नाम ले रहे थे। मैं इनको बता रहा हूँ कि ये देहरादून से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे रायपुर का केसर वाला गांव है, वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। 10 किलोमीटर की दूरी पे खैरी मान सिंह गाँव है, वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। और थोड़ा सी अगर आप और जाएंगे रायपुर विधानसभा का जो ये सीमा जी, दो कांग्रेस ने दो बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं, दो गाँव में मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, इसको तो चालू करवाइए आप। चलिए मैं देख लूंगी क्या कह रही है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने, और इसको ये मोबाइल की कनेक्टिविटी और बताइए सूरज सिंह नेगी जी, बता दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सी आगे अगर आप चले जाते हैं हिलांस वाली गांव, तो वहां पर गांव के लोगों को ये लगता है कि वो भारत में ही नहीं है, कोई भी मोबाइल का कनेक्शन उनके यहाँ काम नहीं करता है। और उन लोगों को बात करने के लिए जो है 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, किसी रिश्तेदार को फोन करना है, किसी नातेदार को फोन करना है। तो ये स्थिति वहां की बनी हुई है। अब ये कहते हैं हमने विकास किया, वहां पर एक सड़क सूरज सिंह नेगी जी, अगर ये दो गांव में मोबाइल की कनेक्टिविटी चालू हो जाती है, उत्तराखंड का विकास हो जाएगा सुचारू रूप से चालू? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लंबी चौड़ी बातें करते हैं विकास की। नहीं, अरे आपने जो डिबेट में मुद्दा उठाया है, दो गांव में मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं? नहीं, बात मुद्दे की नहीं, कांग्रेस के पास तो मुद्दों की भरमार है। नहीं, सच में आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाते हो किसी जगह से। ये कौन सी बात हुई दो में? अगर मैं बताऊं कनेक्टिविटी हर जगह है, लेकिन किसी जगह ऐसा होता है पर्टिकुलर प्लेस जहां पर नेटवर्किंग नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि कनेक्टिविटी है नहीं नेटवर्क वहां पे। मैं अपने ही घर में कहती हूँ किसी एक कोने में से किसी एक कोने में नेटवर्क नहीं आता। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब वो आज तक नहीं हुआ। महंगाई चरम पर हो गई है, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, वो दुगनी का बजाय जो है जो पहले आई थी वो आधा भी नहीं रह गई है। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं कांग्रेस का। मैं तो इनकी बात करता हूँ कि जब ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, तो मैं इनको कहता हूँ कि राजधानी जहाँ पर अस्थायी राजधानी आप देहरादून में बैठे हैं, यहाँ से मात्र 10 और 12-15 किलोमीटर की दूरी पे जाके उस गाँव की स्थिति देख लो। पूरे उत्तराखंड का आकलन आप किसी से कर लो कि जब राजधानी के नजदीक में ये स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी, इंटीरियर में क्या स्थिति होगी। तो ये तो मैं यहाँ पर जाके देख लें, अपने विकास यहाँ पर जाके हर जगह रोड से वो नहीं दिखता आपको, 1 रुपए में जल दिया, पानी ढल दिया, हर जगह बचा के वो नहीं दिखता आपको। टॉयलेट जो आप लोगों ने सड़कों पे लोगों को टॉयलेट मजबूर कर दिया था, आज सबके पास हर गाँव में टॉयलेट है, वो नहीं दिखता आपको। आपको तरक्की दिखती नहीं है इससे, आप तरक्की दिखती नहीं है, आप तरक्की देखना नहीं चाहते, आपको कुछ पता ही नहीं है। या तो मैं तो ये कहती हूँ, या तो आपको पता नहीं है, ज्ञान की बड़ी कमी है आपको कि क्या क्या हो चुका आपके गाँव में। आज कोई भी बाहर शौचालय नहीं जाता, आपको ये नहीं दिखता। आप सबके घरों में नलके हैं, आपको ये नहीं दिखता। आप या देखना नहीं है, देखना नहीं चाहते, या देखते बनाते हैं कि हमें पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आता है। हम लोगों से पूछ रहे हैं ये लोग कि इनको पता नहीं है। अरे आप शहरों में बैठे हुए बड़े बड़े एसीओ में बैठे हुए लोग हैं और आपकी संस्कृति वही है, वो होटल जमीन से उठते हैं वहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, आप क्या बोलते हो? हम लोग एसी वाले नहीं है, आज यहाँ पर 10 से बात कर रहे हो ना, ये काम करके बोल रही हूँ मैं आपको। वार्ड में काम करें, घर घर जाके लोगों से बात करिए, ठीक है? कमीशन के थ्रू बच्चों से बात करिए, पूरे उत्तराखंड में गलिए, क्या बात करो आप? किसी ऐसी और उससे बात भी करो जिसको पता कुछ नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन सीमा जी समय समाप्त हो रहा है आपका। सूरज सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए।
कल दौरा है अरविंद केजरीवाल का और नई सौगातों को लेके एक बार फिर उम्मीद है कि कल आखिर उत्तराखंड को नए वादे के रूप में क्या मिलता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।